हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी पैडागोजी की क्लासेस को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले ही बता रखा है कि पैडागोजी की जो क्लास है हमारी पैडागोजी डोज के नाम से चल रही है। जितने भी आपके आने वाले टीचिंग के एग्ज़ाम है, चाहे आपका DSSS का एग्ज़ाम हो, आपका रिट का एग्ज़ाम हो, या आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर जितने भी आपके टेट के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, या फिर आपका KVS का एग्ज़ाम हो, तो सभी के पर्पज़ से जो भी हमारी क्लासेस चली वो सारी इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो एजुकेशन साइकोलॉजी की हो, चाहे वो पैडागोजी की हो। इसमें हम लोग वही चीज़ें कवर करेंगे जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको जो भी इंपॉर्टेंट PDF रहती है, नोट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको शेयर की जाती है। और आप लोग फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं SR एजुकेशन इंडिया के नाम से, जहां आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड जब नोटिफिकेशन आउट होते हैं, एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का जो लिंक है गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी आज की क्लास है और टॉपिक भी। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें से अक्सर आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इस टॉपिक में से पूछे भी गए। प्रीवियस एग्जाम अगर आप उठा के देखते हो CTET का या DSSS का, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के अंदर हम लोग कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यशपाल समिति जो रिपोर्ट थी, इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट का जो टाइम पीरियड था वो 1992 से 1993 तक का लर्निंग विदाउट बर्डन को लेके प्रोफेसर यशपाल जी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगर आपको एग्जामिनर के द्वारा 1992 दे दे कि प्रोफेसर यशपाल जी के द्वारा जो लर्निंग विदाउट बर्डन को लेके रिपोर्ट दी गई थी वो कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1992 भी ठीक रहेगा। 1992 में लर्निंग विदाउट बर्डन के लिए कमेटी तैयार की गई थी, इसका गठन किया गया था 1992 में, तो ये आपको याद रखना। और 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, यानी कि 1992 में गठन हुआ था और 1993 में इसके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोफेसर यशपाल जी के बारे में जान लेते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। गाइज, इनका जो जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जो जन्म हुआ था 26 नवंबर 1926 में हुआ था झांग में, जो अब कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक शहर है, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये कुछ टाइम बाद इंडिया आ गए थे और इंडिया में भी ये कहाँ पे रह रहे थे, पहले ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में रह रहे थे और उसके बाद ये 1947 में दिल्ली में आ गए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 2017 में। इनकी मृत्यु हुई थी नोएडा के एक हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेसर यशपाल समिति रिपोर्ट थी, ये 1992 में इसका गठन हुआ था और 1993 में इस कमेटी के ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इनका कहना था कि हम जो बच्चों को लर्निंग दे रहे हैं, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बिना बोझ के शिक्षा की इन्होंने बात की थी। कि पहले जो बच्चों के स्कूल के बस्ते होते थे वो बहुत भारी होते थे। स्कूल में बच्चों को पुस्तकें खरीदने के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता था, जिससे कि बच्चों का जो बैग था वो बहुत भारी हो जाता था। इससे बच्चे के ऊपर मेंटली, फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था और बच्चों का पढ़ाई में अच्छे से मन भी नहीं लगता था। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें इस तरीके से शिक्षा का निर्माण करना चाहिए कि जो क्वालिटी वाली हो और गुणवत्तापूर्ण हो। दूसरा, बिना बोझ के हम लोग किस तरीके से छोटे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, उसके ऊपर इन्होंने अपनी बात की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति का जो गठन है मार्च 1992 में किया। प्रोफेसर यशपाल को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर के द्वारा आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कब किया था, मार्च 1992 में किया था। कब किया था इस समिति का गठन, मार्च 1992 में इस समिति का गठन किया गया था। और
प्रोफेसर यशपाल को समिति का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये चीजें आपको दो चीज यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति का जो गठन है वो मार्च 1992 में किया था। ये चीज आपको पहली याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि प्रोफेसर यशपाल जी को इस समिति का क्या नियुक्त किया गया था, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आई होप कि गाइस यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे डिस्कस करते हैं। उस समय प्रोफेसर यशपाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी थे। देखिए, जिस टाइम प्रोफेसर यशपाल जी ने लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और बात की थी कि बच्चों को हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है, बिना बोझ की शिक्षा हम किस तरीके से बच्चों को दे सकते हैं। और उसी समय प्रोफेसर यशपाल जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी थे। कब की बात है ये? 1992 से 1993 की बात है। उस समय ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष थे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। इस समिति ने संसाधनों एवं उपायों का सुझाव दिया। देखो, मैंने वही बात की है कि इस कमेटी का जो लक्ष्य था और उद्देश्य था कि हमें बच्चों को जो शिक्षा देनी है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, बिना बोझ के शिक्षा देनी है, बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, जिससे स्कूल छात्रों की वस्तुओं का भार कम किया जा सके। देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन की जो बात की गई थी वो इसलिए बात की गई थी कि हमें जो छात्रों के बस्ते बहुत ज्यादा भारी हो जाते और बस्ते भारी होने के साथ साथ बच्चे के ऊपर फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इससे बच्चों का जो पढ़ाई में अच्छे से मन भी नहीं लग पाता। दूसरा, बच्चे जो होते हैं वो किताबों के बोझ के नीचे दब जाते हैं। तो इसी को समाप्त करने के लिए, इसी को चेंज करने के लिए प्रोफेसर यशपाल जी ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी लर्निंग विदाउट बर्डन की, उन्होंने यही बात की थी कि बच्चों के जो भारी बस्ते हो जाते हैं, स्कूल वाले क्या करते थे कि बच्चों को किताबें खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजबूर करते थे कि किताबें खरीद के लाओ, और इससे बच्चों का एक तो बैग भारी हो जाता था, दूसरा जो एजुकेशन थी उस टाइम पे वो क्वालिटी वाली नहीं थी, गुणवत्तापूर्ण नहीं थी, और इससे बच्चे सही तरीके से उनमें स्किल डेवलप नहीं हो पाती थी। दूसरा, बच्चों को समझ में भी नहीं आता था और बच्चे मेंटली फिजिकली डिप्रेशन में चले जाते थे। तो इसी को समाप्त करने के लिए उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और बात की थी कि हमें बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देनी है। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 में प्रस्तुत की थी। मैंने वही चीज आपको बताया कि जो प्रोफेसर यशपाल जी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 15 जुलाई 1993 में प्रस्तुत की थी। कहाँ प्रस्तुत की थी? मानव संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर यशपाल जी ने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की थी और उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी कि शिक्षा होनी चाहिए गुणवत्तापूर्ण और बच्चों के जो स्कूल के भारी बस्ते हैं उसे खत्म किया जाए, उसे समाप्त किया जाए। बच्चों को हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है और दूसरा, बच्चों को हमें जो शिक्षा देनी है उसमें बच्चों के अंदर सारी स्किल डेवलप होनी चाहिए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सारी जो चीजें थी उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत की थी। आगे डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट का कार्य क्षेत्र क्या था। इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति का संदर्भ बिंदु था, यानी कि इस राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो यशपाल समिति के नाम से भी जानी जाती है या लर्निंग विदाउट बर्डन थी या फिर प्रोफेसर यशपाल समिति के नाम से उन्होंने जो बात की थी वो इसलिए बात की थी कि बच्चों के जो भारी बस्ते होते थे उन चीज़ों को समाप्त करना है और गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा विद्यालय के अंदर लानी है। विद्यालय छात्रों के बस्ते के भार को कम करना। मैंने वही कहा था कि इस कमेटी का उद्देश्य यही था कि विद्यालय छात्रों के जो बस्तों के भार है उसे कम करना और छात्रों के अध्ययन में गुणवत्ता तथा जीवन पर्यंत स्वाध्याय के कौशलों का विकास करना। यानी कि इस कमेटी का क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है कि इस कमेटी का जो उद्देश्य था वो विद्यालय में छात्रों के जो भारी बस्ते होते थे उन भारी बस्तों को समाप्त करना था। दूसरा, छात्रों के अध्ययन में क्या लानी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए विद्यालय में। दूसरा, उनके अंदर सेल्फ स्टडी को लेकर बढ़ावा दिया जाए। जब छात्र खुद अध्ययन करेंगे, खुद चीज़ों को समझेंगे तो उनमें सारी स्किल, सारे कौशल भी डेवलप होंगे। दूसरा, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है वो भी परमानेंट रहेगा और इससे बच्चों में सीखने के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है वो भी विकसित होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यशपाल समिति की संस्तुतियाँ, यानी कि इस रिपोर्ट में किस चीज़ के ऊपर बात की गई थी, क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए और किसके ऊपर सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था इस रिपोर्ट में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले प्रोफेसर यशपाल जी के द्वारा जो लर्निंग विदाउट बर्डन को लेकर रिपोर्ट दी गई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बात की थी सामूहिक क्रियाओं एवं शैक्षिक उपलब्धियों को महत्व दिया जाए, व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं तथा पुरस्कारों को महत्व ना दिया जाए। इन्होंने बात की थी कि जो समूह में क्रियाएं होती है और जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, बच्चों की जो एजुकेशन अचीवमेंट है और बच्चों की जो ग्रुप में एक्टिविटी है उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और छात्रों को पुरस्कार हो गया या प्रतियोगिताएं हो गई, इसे प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। बढ़ावा किसे देना चाहिए? बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर और बच्चों की जो भी उन्होंने एजुकेशन में अचीवमेंट हासिल करी है उसको बढ़ावा देना चाहिए। प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिशन को और पुरस्कार को इन्होंने महत्व नहीं दिया था अपनी रिपोर्ट में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया जाए तथा जिला स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जाए। यानी कि इन्होंने बात की थी कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो पूरे जिले स्तर पर एक जैसा होना चाहिए और पूरे जिले स्तर पर एक जैसी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी किया जाना चाहिए, कि पूरे जिले स्तर पर हम छात्रों को एक जैसा सिलेबस, एक जैसा पाठ्यक्रम और एक जैसी पुस्तकें पढ़ाएं विद्यालय के अंदर। तभी तो हमारी जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो पाएगी और इसमें बच्चों की जो एबिलिटी है, जो स्किल है, वो भी आसानी से डेवलप हो पाएंगे। क्योंकि मेन मकसद यही था कि बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, कि बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट हो, बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट हो, बच्चे का इमोशनली डेवलपमेंट हो, यानी कि हर क्षेत्र में, कि पढ़ने के साथ साथ बच्चे का हर एरिया में, हर क्षेत्र में आसानी से डेवलपमेंट हो पाए। क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चे को अपनी भूमिका कहाँ निभानी होती है? समाज में निभानी होती है। तो इसलिए बच्चे हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपनी समस्या का समाधान कर पाए और अपने आप को हर परेशानी में, हर स्थिति में, हर चीज में समायोजित कर पाए। तो इसलिए हमें विद्यालय स्तर से ही बच्चों को तैयार करते हुए चलना है ताकि उनके भविष्य का अच्छा निर्माण हो पाए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। विद्यालय के सभी स्तरों पर शिक्षा समितियों का गठन किया जाए जो विद्यालयों के नियोजन एवं निरीक्षण का कार्य संभाले। यानी कि विद्यालय के सभी स्तरों पर, सभी लेवल पे इस समिति का गठन किया गया था और विद्यालयों के अंदर जो भी नियोजन है, जो परीक्षण है, उसका कार्य संभालने के लिए भी किया गया था, कि हमें समय समय पे पता लगता रहे कि कौन सा विद्यालय इस चीज़ को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, और उनकी जो स्कूल के अंदर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जो एक प्लानिंग है, रणनीति है, वो किस तरीके से, इन सारी चीज़ों के ऊपर समय समय पर उसका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन भी किया जाता था और रिपोर्ट भी ली जाती थी, ताकि विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके और जो हमारी शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो और रटने वाली शिक्षा के ऊपर पूरी तरीके से समाप्त और प्रतिबंध किया जाए। इसलिए समय समय पे विद्यालयों में जो भी पढ़ाया जा रहा है उनका निरीक्षण भी किया जाता था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, विद्यालय के प्रभारी को शिक्षण संबंधी उपकरणों की तैयारी में परामर्श दी, पुस्तकें लिखने का कार्य ना करें। देखिए, विद्यालय के जो इंचार्ज हैं उन्हें शिक्षण से संबंधित जो भी उपकरण हैं, जो भी बच्चों को पढ़ाने से संबंधित जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी विद्यालय में प्रस्तुत होनी चाहिए, ताकि जब टीचर छात्रों को पढ़ाए क्लास के अंदर तो उनके पास जो भी उन्हें टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है, टीचिंग मटेरियल का प्रयोग करना है, टेक्निक का प्रयोग करना है या कोई एक्टिविटी करके दिखानी है, तो वो सारी सुख सुविधाएं, उपकरण शिक्षा से संबंधित, शिक्षण से संबंधित विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। और दूसरा, उन सारे उपकरणों को, उन सारी चीज़ों को शिक्षक को यूज़ करना भी आना चाहिए। इसलिए टीचरों का भी समय समय पर इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है कि टीचर किस तरीके से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं है, और इसलिए उन्हें प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना भी आवश्यक है, ताकि जो हमारी शिक्षा है वो रटने के ऊपर बल ना दे, एक बोरिंग तरीके से शिक्षा ना हो। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जिसका बालक के जीवन में महत्व हो और बालक के जीवन के अंदर उसका सही ढंग से उपयोग हो पाए और बच्चे का इस विद्यालय स्तर से ही ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, और जो शिक्षा होनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इसके ऊपर बात की गई थी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE को केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय तक ही सीमित रखा जाए। यानी कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड जिसे CBSE को केंद्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालय तक ही सीमित रखने की बात की थी, कि इसे CBSE और नवोदय विद्यालय तक ही सीमित रखा जाए। आगे डिस्कस करते हैं, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के संचालन तथा मान्यता हेतु परिनियमावली बनाई जाए, जिसके अनुसार उनका संचालन किया जाए। प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा तथा साक्षात्कार को समाप्त किया जाए। देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्री प्राइमरी स्तर पर
विद्यालय को किस तरीके से चलाना है, पूरी एक प्री प्लानिंग के द्वारा चलाना है, इसके ऊपर बात की गई थी। और जो भी कमेटी के अंदर रिपोर्ट के अंदर बात की गई थी, उसी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए विद्यालय को कहा गया था कि उसी गाइडलाइन के द्वारा ही विद्यालय स्तर में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए और बच्चों का एडमिशन किया जाना चाहिए। और बच्चों के एडमिशन के लिए किसी भी तरीके की परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो गया, इसे समाप्त करने की बात की थी कि अगर प्री प्राइमरी लेवल पे उनके एडमिशन के लिए उनसे किसी भी तरीके से परीक्षा नहीं लेनी और ना ही उनका इंटरव्यू लेना है। तो इसके ऊपर प्रोफेसर यशपाल जी ने बात की थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के प्रवेश हेतु किसी भी तरीके से परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। विदाउट परीक्षा और विदाउट इंटरव्यू बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर प्रोफेसर यशपाल जी ने अपनी कमेटी में बात की थी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय की संपत्ति माना जाए। देखिए, जो भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, जो भी टेक्स्ट बुक है, उन्हें विद्यालय की संपत्ति माननी चाहिए, तो स्कूल की प्रॉपर्टी माननी चाहिए। गृह कार्य तथा विद्यालय कार्य हेतु पृथक पुस्तकों की व्यवस्था की जाए। देखिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बात की थी कि गृह कार्य के लिए यानी कि होमवर्क के लिए और विद्यालय कार्य के लिए, स्कूल में कार्य के लिए अलग अलग यानी कि सेपरेट पुस्तक होनी चाहिए। इसके बाद भी प्रोफेसर यशपाल जी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी कि घर में जो बच्चों को हम गृह कार्य दे रहे हैं उसकी पुस्तक अलग होनी चाहिए और जो हम विद्यालय में बच्चों को कार्य देते हैं या जो पढ़ाते हैं उसकी पुस्तक अलग होनी चाहिए, ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट, पढ़ने के प्रति जो रुचि है वो विकसित हो सके। आगे डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य नहीं दिया जाए। देखिए, ये भी याद रखना है कि प्रोफेसर यशपाल जी ने ही बात की थी कि प्राथमिक स्तर पर या फिर प्राइमरी स्तर पर बच्चों को गृह कार्य, बच्चों को होमवर्क नहीं देना। क्या बात की थी कि प्राथमिक स्तर पर या प्राइमरी लेवल पर बच्चों को किसी भी तरीके से होमवर्क नहीं देना और उच्च प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य मौखिक रूप में दिया जाए। और उन्होंने बात की थी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 क्लास तक के बच्चों के लिए जो गृह कार्य होना चाहिए वो मौखिक रूप में होना चाहिए कि बच्चों को याद करना हो, कोई कहानी याद करनी हो, कोई कविता याद करनी हो, यानी कि ओरली उन्होंने गृह कार्य के लिए बात की थी। किसी भी तरीके से रिटर्न में गृह कार्य बच्चों को नहीं करना। बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर पर कैसे गृह कार्य देना है, बच्चों को मौखिक रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग चक्रीय क्रम में किया जाना चाहिए, यानी कि जो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसके अंदर बच्चों को पढ़ने के साथ साथ बच्चों को उसी के अंदर जो एक्टिविटी है, जो एक्सरसाइज है, उसके ऊपर भी बल दिया गया था कि पाठ्य पुस्तक के अंदर इस तरीके से पूरा पाठ्यक्रम या पुस्तक की डिज़ाइन होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चे पढ़े भी, बच्चों को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी आए और दूसरा बच्चे उस चीज़ की एक्सरसाइज भी कर सके, प्रैक्टिस भी कर पाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। प्राथमिक कक्षा के अध्यापक व छात्र अनुपात 1:40 था और उसे कम करके 1:30 किया गया था। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके DSSB के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापक और छात्र का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए। तो पहली जो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक और छात्र का जो अनुपात था, यानी कि एक टीचर क्लास में 40 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और इस रेशो को समाप्त किया गया था और कितना कर दिया गया था कि एक टीचर क्लास में 30 बच्चों को आसानी से पढ़ा पाएंगे। पहले जो रेशो था प्राथमिक कक्षा का अध्यापक और छात्र का वो 1:40 था, उसे खत्म करके कितना कर दिया गया है, 1:30 कर दिया गया है कि एक टीचर क्लास में 30 स्टूडेंट को आसानी से पढ़ा सकते हैं और समझा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और यही क्वेश्चन आपका DSSB के एग्जाम में आया था कि प्राथमिक स्तर पर छात्र और अध्यापक का अनुपात कितना है, 1:40, 1:50, 1:30, 1:20। तो कितना है, पहले तो 1:40 था, उसे ख़त्म करके 1:30 कर दिया गया है, यानी कि कम कर दिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा को अपनाया जाए और तकनीकी माध्यमों का अधिक उपयोग किया जाए। देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन के अंदर प्रोफेसर यशपाल जी ने बात की थी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की, कि बच्चों को हमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है। हमारी जो सारी व्यवस्था होनी चाहिए वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। टीचर्स के द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचिंग मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है या टीचिंग टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है या टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जा रहा है या टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है,
वो सारी चीज़ें बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो आसानी से समझ पाए, आसानी से उन्हें समझ में आए। तो टीचर्स को उसी तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है और उसी तरीके से सारे टीचिंग मटेरियल का प्रयोग करना है। और उन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर बात तो की थी और साथ में उन्होंने जो तकनीकी माध्यम है उसका भी अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट ले पाए, कि टीचर्स के द्वारा सिर्फ बोरिंग तरीके से ना पढ़ाया जाए। बच्चों को तकनीकों का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। बच्चों को ऑडियो विजुअल से पढ़ाना हो गया, या फिर बच्चों को नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें पढ़ाना चाहिए। और साथ में बच्चों को हम लोग जैसे ट्रिप पे भी ले जा सकते हैं, कि जो चीज़ हमने बच्चों को क्लास में किताब में पढ़ाई उसे बच्चों के बाहर के जीवन के साथ, वातावरण के साथ भी हमें जोड़ के पढ़ाना चाहिए। और बच्चों को बाहर की जो ट्रिप है वो भी आयोजन करना चाहिए, कि बच्चे ने जो चीज़ किताब में पढ़ी जब वो चीज़ बाहर जाके देखेंगे तो बच्चे उस चीज़ को कोरिलेट भी कर पाएंगे और आसानी से अपने मस्तिष्क में धारण भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। दूसरा, अपने आप को समाज से भी आसानी से जोड़ पाएंगे। तो इसे ये सारी चीज़ें हमें प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को देनी चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। अध्यापकों हेतु सतत शिक्षा का आयोजन किया जाए। सेवारत शिक्षकों को परीक्षण की व्यवस्था किया जाए। इनके लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का आयोजन क्रमबद्ध रूप में किया जाए। देखिए, अध्यापकों के लिए जो शिक्षा का आयोजन होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कि क्लास में जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापकों का भी इवैल्यूएशन होना चाहिए कि क्लास में अध्यापक किस तरीके से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, या शिक्षकों के अंदर कोई कमी तो नहीं है जिससे कि वो छात्रों को पढ़ा ना पाए। उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और समय के अनुसार अपनी शिक्षा के अंदर, अपनी एजुकेशन के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर उन्हें बदलाव, उन्हें चेंज भी करने चाहिए। और जो सारा स्वरूप तैयार होना चाहिए वो बच्चों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, ताकि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो गुणवत्तापूर्ण बच्चों तक पहुंच पाए आसानी से। इसलिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी समय समय पर होनी चाहिए। साथ में टीचर का इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से नहीं पढ़ा रहे, टीचर्स को कितना आता है। तो ये सारी चीज़ें का भी आयोजन होना चाहिए, ताकि जो शिक्षा है वो तभी गुणवत्तापूर्ण होगी। जब टीचर्स ही इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो वो शिक्षा कैसी हो जाएगी? बोरिंग तरीके से होगी। इसलिए टीचर्स के अंदर सारी स्किल डेवलप होना, टीचर को अपने विषय का सही ज्ञान होना, टीचर्स को साथ में मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना जरूरी है, कि बच्चों को वो समझ पाए कि बच्चों को क्लास में किस चीज़ की नीड है। इसलिए तो प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं उन्हें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी तो वो समझ पाएंगे कि कौन से बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, हम किस तरीके से बच्चों को नए ढंग से सिखा पाएंगे। क्योंकि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं वो खेल खेल में सीखते हैं, वो प्ले वे मेथड के द्वारा सीखते हैं। तो प्ले वे मेथड का यूज़ करना, स्टोरी के माध्यम से छात्रों को पढ़ाना, ये टीचर्स के अंदर सारी चीज़ें, सारी स्किल डेवलप होनी चाहिए। टीचर्स को पता होना चाहिए कि किस समय उन्हें कौन सी शिक्षण विधियों का यूज़ करना है, जिससे कि उनकी जो टीचिंग है वो प्रभावशाली तरीके से छात्रों तक पहुंच पाए। वो तभी होगा जब टीचर्स के अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी समय समय पर, और टीचर का इवैल्यूएशन भी होना ज़रूरी है, ताकि ये पता लग सके कि टीचर्स किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चों का टेस्ट तो हो ही, साथ में टीचर्स का भी टेस्ट होना चाहिए, तभी जो हमारी शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटीपूर्ण, अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। परीक्षकों को प्रत्येक केंद्रित बनाया जाए। और परीक्षकों या एग्जामिनर को कैसे होना चाहिए? प्रत्येक केंद्रित होना चाहिए, कि बच्चों की सिर्फ रटने के ऊपर बल ना दिया जाए। किसके ऊपर दिया जाए? कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए, बच्चों को उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा। जो भी चीज़ टीचर्स के द्वारा पढ़ाई गई है उसमें बच्चों को कितना समझ में आया, इसका भी इवैल्यूएशन समय समय पे होना चाहिए। इसलिए टीचर्स क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों को जब वो क्लास में कोई भी एक टॉपिक पढ़ाते हैं, टॉपिक पढ़ाने के बाद क्लास में टेस्ट लेते हैं या बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि उन्हें ये पता लग सके कि कौन से बच्चों को समझ में आया है या कौन से बच्चों को समझ में नहीं आया। अगर क्लास के सारे बच्चों को समझ में नहीं आया तो टीचर्स क्या करते हैं, अपनी टीचिंग के अंदर, अपने शिक्षण के अंदर बदलाव करते हैं और नई तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। जब तक बच्चों को समझ में नहीं आता, टीचर बच्चों को
समझाने के लिए नए नए मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेन मकसद छात्रों को रटने का नहीं है, मेन मकसद छात्रों को सिखाने का है, समझाने का है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर के गणित के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए। गणित के प्रत्ययों एवं समस्याओं को महत्व दिया जाए। देखिए, प्राथमिक स्तर पे जो गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो मैथ का पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हम प्राथमिक स्तर पे बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान दे सकते हैं मैथ के अंदर, गणित के अंदर। और जो भी हम छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों के बाहर के जीवन के साथ, बच्चों के दैनिक जीवन के साथ हमें जोड़कर पढ़ाना है कि जो चीज़ हम बच्चों को किताब में पढ़ाएं, वही चीज़ बच्चे जब अपनी दुनिया में, अपने बाहर के परिवेश में, अपने आसपास के माहौल में देखेंगे तो बच्चे उसे कोरिलेट भी कर पाएंगे और आसानी से समझ भी पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 3rd से लेके 5th क्लास की, उसमें जो एग्जाम्पल लिए गए हैं वो बच्चों के बाहर के परिवेश से ही जोड़कर लिए गए, ताकि बच्चे जो भी चीज़ पढ़े उसे अपने जीवन से भी जोड़ पाए और बाहर के परिवेश से भी जोड़ पाए कि हमारे समाज में ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, किताबों को और बाहर के परिवेश को जोड़कर पढ़ते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी आता है। और रटने के बजाय बोध गम्यता पे बल दे। जब मैंने वही बताया कि जो प्रोफेसर यशपाल कमेटी का जो सबसे ज़्यादा महत्व था और जो उन्होंने काम किया था, वो यही काम किया था कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, बच्चों को सेल्फ स्टडी या बच्चों के अंदर स्वाध्याय कौशल को विकसित होना जरूरी है, और साथ में जो रटने जैसी प्रवृत्ति है या रटने वाली शिक्षा को पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए। और बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है तो बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाना है, बच्चों की जैसी नीड है, जैसी आवश्यकता है, बच्चों को जिस तरीके से लर्निंग चाहिए, बच्चों को जिस तरीके से पढ़ाना है, जिस माहौल में बच्चों को पढ़ना है, उस माहौल को क्रिएट करना और बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना। तभी जो लर्निंग है उसका उद्देश्य भी पूरा हो पाएगा, बच्चे आसानी से सीख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे, और दूसरा बच्चों में सीखने के प्रति इंटरेस्ट भी रहेगा, जिज्ञासा भी रहेगी, बच्चे मोटिवेट भी हो पाएंगे सीखने के प्रति। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना रखी जाए। देखिए, आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पे बच्चों को साइंस की बुक नहीं पढ़ाई जाती। बच्चों को कौन सी बुक पढ़ाई जाती है, 3rd to 5th क्लास तक है, उन्हें ईवीएस पढ़ाई जाती है। और ईवीएस के अंदर इसमें साइंस की नॉलेज हो गई, बच्चे के एनवायरनमेंट से संबंधित हो गई, ज्योग्राफी से संबंधित हो गई, हिस्ट्री से संबंधित हो गई, यानी कि बच्चे के बाहर के जो भी परिवेश में चीज़ें चल रही है ईवीएस के अंदर, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है, वो इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बच्चे जो सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं वो अपने बाहर के वातावरण, अपने परिवेश से जुड़े होते हैं। इसलिए विद्यालय में उन्हें उन्हीं की चीज़ों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है जो भी बच्चे बाहर देखते हैं, बाहर के जीवन में देखते हैं, अपने परिवेश में देखते हैं। इसलिए प्राथमिक स्तर पे 3rd to 5th क्लास के बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उन्हें साइंस की जगह उन्हें ईवीएस का ज्ञान दिया जाता है, उन्हें ईवीएस पढ़ाई जाती है। बाकी आपने देखा होगा 6th to 8th क्लास से छात्रों को साइंस पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पोल साइंस पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। ये जो सोशल स्टडी और साइंस की जो किताबें हैं वो छात्रों को 6th क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं, और बाकी 3rd to 5th क्लास तक के बच्चों को सिर्फ हम लोग ईवीएस की बुक पढ़ाते हैं, वो भी बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं। माध्यमिक स्तर की प्रकृति विज्ञान के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाए। अधिकांश पाठ्य पुस्तक ऐसी रखी जाए जिसमें प्रयोग किया जा सके। देखिए, माध्यमिक स्तर या फिर सेकेंडरी लेवल पे जो भी साइंस की पुस्तक होनी चाहिए उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रटने के ऊपर बल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए कि बच्चे जो भी साइंस के अंदर चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग करके देखें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखें। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी जो साइंस की बुक है, जैसे 9th क्लास से स्टार्ट होती है, तो उसमें जैसे बल का टॉपिक है, गति का टॉपिक है, उसके साथ साथ उसमें प्रयोग करके दिखाया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है। और आपके जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, लैब में ले जाके आपको उसका एक्सपेरिमेंट, उसका डेमो करके भी दिखाते हैं। यानी कि जो चीज़ आपने किताब के अंदर पढ़ी है, जब आप उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या फिर उस गतिविधि को करके देखते हैं तो बच्चों के अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो भी अच्छे से डेवलप हो पाती है। दूसरा, बच्चों की जो रटने जैसे प्रवृत्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। और बच्चे किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, बच्चे समझने के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम जिसके अंदर हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
प्रणाली को सम्मिलित किया जाए। देखिए, सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी के अंदर आपने देखा होगा जो या 6 to 10th क्लास तक जो हमें सोशल स्टडी पढ़ाई जाती है वो सभी का मतलब कॉमन सब्जेक्ट ही होते हैं। सोशल स्टडी के अंदर आपको सामाजिक यानी कि सोशल आपको समाज का भी ज्ञान दिया जाता है, इसमें आपको पॉलिटिकल का ज्ञान दिया जाता है और साथ में आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है। तो आपने देखा होगा सोशल स्टडी के अंदर आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पोल साइंस पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे अपने आप को बाहर के जीवन से जोड़ पाए और समझ पाए। और दूसरा, हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐतिहासिक जगह है, कैसी पॉलिटिक्स है, इन सभी का ज्ञान बच्चों को हो सके। तो इसकी सारी जानकारी बच्चों को 6th क्लास से ही विद्यालय में देनी शुरू कर दी जाती है। और जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है सोशल स्टडी या साइंस का सब्जेक्ट, बच्चों को सेपरेट विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और सभी के जो टीचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कोई टीचर आपने देखा होगा हिस्ट्री पढ़ाते हैं क्लास में, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो ज्योग्राफी को ही पढ़ाते हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ाते हैं, कुछ सिर्फ साइंस के ही टीचर होते हैं। वो इसलिए कि ताकि बच्चों को अलग अलग विषय का ज्ञान दिया जा सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास 6 to 8 कक्षाओं में शामिल किया जाए। देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद का जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो बच्चों को 6 से 8th क्लास तक की कक्षाओं में ही पढ़ाना चाहिए। उससे पहले बच्चों को आपने देखा होगा 3rd to 5th क्लास के बच्चों को हम लोग हिस्ट्री जैसा विषय नहीं पढ़ाते, पोल साइंस जैसा विषय नहीं पढ़ाते, बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाते, बच्चों को हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते। बच्चों को क्या पढ़ाते हैं हम लोग 3rd to 5th क्लास तक के बच्चों को सिर्फ EVS हम लोग पढ़ाते हैं। और बच्चों को हम लोग गणित पढ़ाते हैं, बच्चों को हम लोग भाषा यानी कि हिंदी पढ़ाते हैं, और बच्चों को हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में उनकी पोएम होती है छोटी छोटी, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर होती है। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पे पढ़ाते हैं। बाकी 6th क्लास से बच्चों को सेपरेट विषय के अनुरूप ही पढ़ाया जाता है। जैसे उनकी सोशल स्टडी के अलग सब्जेक्ट होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, और हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी ग्रामर के अलग सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, संस्कृत भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। यानी कि क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक बच्चों को सारे विषय पढ़ने ज़रूरी होते हैं। इसमें बच्चों को साइंस और मैथ की भी नॉलेज दी जाती है, ताकि क्लास 11 और क्लास 12 में बच्चों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस भी स्ट्रीम लेनी है या जिस भी विषय को पढ़ना है, तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कोई बच्चे साइंस को लेते हैं या साइंस बैकग्राउंड में जाते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं, और कुछ बच्चे जैसे बैंकिंग प्रोफाइल में उन्हें जाना है तो वो लोग कॉमर्स के सब्जेक्ट को लेते हैं। तो ये सारी जो ऑप्शन चूज है वो बच्चे 11वीं क्लास से करते हैं। बाकी 6 to 10 तक बच्चों को सारे विषय पढ़ाना कंपलसरी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, नागरिक शास्त्र के तात्कालिक अध्ययनों को महत्व दिया जाए। देखिए, क्लास 6 से लेके 8th क्लास तक के बच्चों को इतिहास पढ़ाना चाहिए, और साथ में उन्होंने नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस का भी उन्हें ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में समाज में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, उन्हें अपना इतिहास पता होना चाहिए कि हमारा पूरा जो इतिहास है वो क्या रहा है, और दूसरा हमारे क्या कहते हैं समाज के अंदर कौन कौन से राइट है, किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करती है। ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान बच्चों को 6th क्लास से देना शुरू कर दिया जाता है। बच्चों को सिविक्स पढ़ाई जाती है, बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा और आपने भी पढ़ा होगा। आगे डिस्कस करते हैं, भूगोल के अध्ययन में वर्तमान परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाए, और साथ में छात्रों को 6th क्लास से ही ज्योग्राफी का ज्ञान भी दिया जाता है। उन्हें पता लग सके कि हमारे जो आसपास का परिवेश कैसा है, अलग अलग राज्यों में क्या क्या परिस्थितियां हैं, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पे किस तरीके से खनिज लवण है, वहाँ पे किस तरीके से वहाँ का एटमॉस्फेयर है, और किस तरीके से एनवायरनमेंट है। इन सभी का जो ज्ञान है बच्चों को 6th क्लास से ही पढ़ाया जाता है। इसे बच्चों को सेपरेट विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। सोशल स्टडी के अलग सब्जेक्ट होते हैं, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ सभी के अलग होते हैं, और सभी के टीचर्स भी अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज, ये थी हमारी लर्निंग विदाउट बर्डन को लेके जो प्रोफेसर यशपाल जी ने अपनी कमेटी, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1992 और 1993 के समय। तो उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर बात की थी कि हमें जो अपनी एजुकेशन है, जो विद्यालय स्तर पे जो बच्चों को प्राइमरी लेवल से पढ़ाना है, वो किस तरीके से पढ़ाना है, ताकि जो एजुकेशन है वो गुणवत्तापूर्ण हो पाए, बच्चे का उस एजुकेशन में, उनके दैनिक जीवन में उसका उपयोग होना चाहिए।
और बच्चा जब पढ़ लिख कर समाज में जाता है तो समाज में अपने आप को ढाल पाए, हर परेशानी में हर समस्या का समाधान कर पाए, और दूसरा कि अपना जो रोल है वो समाज में अच्छे से निभा पाए। और बच्चों को विद्यालय स्तर पर ही, बच्चों को प्राइमरी लेवल से ही हमें बच्चों के अंदर सारी चीज़ों को डेवलप करना, बच्चे के अंदर स्किल को विकसित करना ज़रूरी होता है, ताकि जब बच्चा विद्यालय के बाहर जाए तो बच्चे अपने आप को हर सिचुएशन में अपने आप को आसानी से ढाल पाए, किसी भी समस्या का समाधान कर पाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसमें हमने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे थे कि कहीं से भी एग्जामिनर किसी भी लाइन से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक पूरे पैटर्न के द्वारा बच्चों को पढ़ाई जाती है विद्यालय स्तर पे। और तभी आपने देखा होगा जो सभी का पाठ्यक्रम होता है वो विद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर वो सिमिलर ही होता है। बच्चों को एक पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाए और सारे विद्यालय उस चीज़ को फॉलो करें, तभी जो हमारी एजुकेशन है वो गुणवत्तापूर्ण होगी और रटने जैसी प्रवृत्तियाँ वो समाप्त हो सकेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी। तो आई होप कि गाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और अब इसमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा और आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।